गोट फार्मिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है बीमारियों को हैंडल करना। बहुत सारे फार्म बीमारियों की वजह से बंद हो जाते हैं क्योंकि जो करने वाले होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है कि इलाज किस तरीके से करना है या बीमारियों को किस तरीके से रोकना है। होता क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और जो भी एक एम्बिशन आपकी थी उस फार्म को चलाने की, वो बीमारियों की वजह से एकदम टूट जाती है और फार्म्स बंद हो जाते हैं। या ज़्यादा बीमार रहती हैं बकरियां तो एक कॉन्फिडेंस भी कम होता है, दिल भी लगना कम हो जाता है फार्मिंग में जिस हिसाब से सोच रहे होते हैं। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि गोट की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर वो मर भी नहीं रही है तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहती है, उसका वेट गेन नहीं होता है, ठीक से ग्याबन नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो वो मर जाते हैं। होने के बाद उनकी भी इम्यूनिटी वगैरह काफ़ी वीक हो जाती है। तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर हम जान लें तो हम काफ़ी हद तक अपने नुकसानों को रोक सकते हैं। तो ये वीडियो में तो मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से एक आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि कौन सी मेडिसिन आपके फार्म में मतलब होनी चाहिए, उन्हें यूज़ कैसे करना है, वो ऐप के ऊपर एक पूरा कोर्स मैंने डेवलप। तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं अगर उन्हें यूज़ करना आपको आ जाए या आपको पता हो तो आप अपने गोट फार्मिंग में होने वाले काफ़ी नुकसानों को रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। और ये मेडिसिन्स ऐसी हैं कि आपके फार्म में इन्हें होना ही चाहिए, बल्कि जब आप गोट फार्मिंग शुरू करने वाले हों उससे पहले आप ये मेडिसिन्स ला के अपने यहाँ रख लें। तो इस वीडियो में मैं ऊपर ऊपर से आपको जस्ट उनका एक आइडिया दूंगा। पूरा कोर्स ऐप पर है अवेलेबल, ऐप पर डेवलप किया गया है। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 3 मेन पॉइंट्स होते हैं गोट्स में ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर आप गोट को ट्रीट कर रहे हैं, वैसे तो बेटर यही रहता है कि आप अपनी गोट को किसी वेटनेरियन को, क्वालिफाइड वेटनेरियन को दिखाएं और वो उसका इलाज करे। कई बार वेटनेरियन नहीं मिल पाते हैं या उसकी कॉस्टिंग बहुत आ रही होती है। आपका बड़ा फार्म है, बार बार गोट बीमार पड़ रही है, आप उसे बुलाते हैं, उसमें पैसा आपका बहुत खर्च होता है। तो उस कंडीशन में अगर इन बातों को ध्यान में रखें और इन दवाइयों को इस्तेमाल करें, इनकी डोज रेट और वो सब आपको पता हो, तो आप काफ़ी हद तक अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी कम कर सकते हैं और गोट्स को भी हेल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रॉपर मेडिसिन या सॉल्ट आपको पता हो, जो कि कंडीशन आप ठीक करने जा रहे हैं, जो बीमारी आप ठीक करने जा रहे हैं उसके लिए वो है या नहीं है। कोई भी अंधाधुंध अगर चीज़ आप लगाएंगे, मान लीजिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है और आप एंटीबायोटिक उसमें लगाने लगते हैं, तो क्या होगा कि ना तो बीमारी ठीक होगी, आपका पैसा वेस्ट होगा ट्रीटमेंट में और कॉन्फिडेंस भी आपका टूटेगा कि ये दवाई से बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये इस बीमारी के लिए दवाई है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक लगाएंगे, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है तो हम कोई एंटी प्रोटोजोल ड्रग देंगे, बुखार है तो हम एंटीपायरेटिक लगाएंगे। जब हम ये डिसाइड कर लें तो उसके बाद उसे एडमिनिस्टर करना होता है गोट में, कि गोट को देंगे कैसे। मुंह से खिलाएंगे, खाल के अंदर लगाएंगे, उसके इंट्रावीनस उसके खून में डालेंगे या उसकी मसल्स में लगाएंगे। तो मसल्स में भी कौन सी मसल्स में हमें लगाना है, तो ये दूसरा पॉइंट होता है कि उसे एडमिनिस्टर कैसे गोट के अंदर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है डोज़ का, कि डोज़ अगर एनिमल के हिसाब से आपने डिसाइड नहीं की है तो वो एनिमल में काम नहीं करेगी या उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगी, उसके लिए जहरीली हो जाएगी वो। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करके ट्रीट करेंगे तो आपका 80-90% ये चांसेस होंगे कि वो जो प्रॉब्लम आपके एनिमल्स में दिख रही है, आपके फार्म में दिख रही है, वो ठीक हो जाएगी और एनिमल उससे बाहर निकल आएंगे। जब आप धीरे धीरे करके अपना एक्सपीरियंस डेवलप करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको फिर एक्सपीरियंस के तौर पे पता चल जाएंगी कि अच्छा ये बीमारी आने वाली है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम इसके लिए तैयार रहें। तो ये 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठा लें और इन्हीं से ही फिर आगे इलाज होता है। तो कुछ कॉमन डिजीज़ होते हैं और उससे एसोसिएटेड कंडीशन होती हैं। जैसे मतलब कॉमन डिजीज़ हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू की बीमारी होती है पास्चुरेला नाम के बैक्टीरिया से।
तो उसमें बहुत ज़्यादा बुखार, तेज़ बुखार हो जाता है, लगभग 106 107 तक बुखार चला जाता है। तो बुखार क्या है, एसोसिएटेड कंडीशन है, बीमारी क्या है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ होती हैं, जैसे पीपीआर है, उसमें डायरिया होगा, खूब बुखार आएगा, खांसी होगी, बलगम होगा, नाक बंद रहेगी, मुंह में छाले हो जाएंगे। तो छाले होना, डायरिया होना मतलब दस्त लगना या खांसी होना, ये एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, ये उसके सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो हमें बाहर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीमारी कुछ और है। तो हमेशा हमें बीमारी पता चल जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उसके, जो हमें दिख रहे हैं, उन्हें तो हम ट्रीट कर ही सकते हैं, या उन्हें ट्रीट हमें करना होता है ताकि हम एनिमल को सेव कर लें। फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप बीमारी को ख़त्म कर देता है कुछ टाइम में। तो ये कंडीशन क्या होती हैं, जैसे फीवर है, पेन है, वर्म लोड है जो पेट के कीड़े होते हैं, डायरिया है, दस्त लगना, ये बहुत आम बीमारियां हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, या फिर और कोई ज़ख़म उस पर दिख रहा है, कोई छाला दिख रहा है, कोई फोड़ा दिख रहा है, लेमनेस है, लंगड़ा के चलती है बकरी या बकरा आपका, कफिंग है, खांसी होती है, लेथार्जी है, सोमनोलेंस है, मतलब आंखें बंद करके और पीठ को कुबड़ा सा करके वो एनिमल खड़ा हो जाता है एक जगह, और बच्चों में मोर्टलिटी होती है, सडन डेथ है, नर्वस साइन है कि एक जगह सर्कलिंग हो रही है, चक्कर काट रहा है, या फिर लड़खड़ा के चल रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, पिछले पैर ख़राब हो गए हैं, मेस्टाइटिस है, थनैला हो जाता है, वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन नहीं कर पा रहा है एनिमल, एक्सटर्नल स्वेलिंग्स दिखती हैं आपको, बड़े बड़े फोड़े नज़र आते हैं, स्वेलिंग्स नज़र आती हैं। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें मतलब ट्रीट किया जा सकता है, इन्हें हैंडल किया जा सकता है। अगर इन्हें हैंडल नहीं करते हैं, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो फिर मतलब बढ़ती चली जाती हैं और फार्म के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाती हैं। तो हम हर एक बीमारी को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम को करेक्टली डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे करेक्टली, तो आप आगे होने वाले उस प्रॉब्लम, वो जब आगे बढ़ेगी तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, तो नुकसान उससे होते हैं। तो अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, जो पॉसिबल इन्फेक्शंस होते हैं उनका, तो हम रोक सकते हैं बीमारी को। तो मेडिसिन्स जो वेटनरी प्रैक्टिस में अवेलेबल होती हैं, वो मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आपको देखने को मिलेंगी, और वही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं कि हम क्या यूज़ करें और क्या यूज़ ना करें। तो फार्मर को ये बात जाननी ज़रूरी है। देखिए, जो प्रेजेंटेशन ये वीडियो बनाई गई है, ये गोट फार्मर्स के लिए बनाई गई है, जो ऑलरेडी जिनके पास गोट्स हैं और बीमारियों से वो परेशान हैं, बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, तो उनके लिए इसको बनाया गया है। तो वो भी जब मार्केट में जाते होंगे, किसी वेटनरी शॉप पे जाते होंगे, कोई उनके यहाँ प्रॉब्लम आई, वेटनरी शॉप पे गए, उससे पूछा कि हम इस बीमारी में क्या मतलब इसका इलाज करें या क्या दवाई दें, या उनके यहाँ मान लीजिए डॉक्टर आया ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसने कौन सी दवाई लगाई वो उन्होंने देख ली, अगली बार वो खुद ही लगाने लगते हैं। तो इस वजह से कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि कितनी मेडिसिन हमारे लिए ज़रूरी है, जो कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकती है, हर एक बीमारी में यूज़ होती है, तो वो 6 से 7 क्लासेस हैं दवाइयों की, और वो लगभग 70% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। देखिए, अगर सर्जिकल केस है कि बच्चा फंस गया है, उसे निकालना है सिजेरियन करके, या उसकी टांग टूट गई है, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो वेटनेरियन और वो ही हमें चाहिए होता है, वो ही करता है उस प्रॉब्लम को। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरल है, या पेट के कीड़े हैं जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे तो हमें खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार वेटनेरियन या एक्सपर्ट हमें मिले वो पॉसिबल नहीं है। और जो होते भी हैं वो इतने ज़्यादा एंगेज होते हैं कि आप उन्हें आज कॉल करेंगे, वो कहेंगे कि आज तो टाइम नहीं है, कल आऊँगा मैं, तब तक नुकसान बहुत हो चुका होता है। तो 6 से 7 क्लासेस हैं, और 70% तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देती हैं। तो पहली क्लास जो है, जैसे फ़ीवर और पेन के लिए कौन सी मेडिसिन्स हैं, मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है सॉल्ट, ठीक है, उसके बाद आता है उसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और डोज़। तो 3 चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको सॉल्ट्स के बारे में बताया है। जो डिटेल है इस कोर्स की,
वो ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप उस कोर्स को कर सकते हैं। 5 या 6 वीडियोज़ हैं और जो मेजर दवाइयाँ हैं उनके बारे में, उनकी डोज़ के बारे में, उस किस तरीके से देनी है, डोज़ कैलकुलेट कैसे करनी है अपने एनिमल के हिसाब से, वो सब उसमें बताया गया है। तो पहली मेडिसिन जो आती है, क्लास आती है, वो आती है फ़ीवर और पेन के लिए, बुखार के लिए और दर्द के लिए। पैरासीटामोल सबसे कॉमन दवाई है, हर जगह मिल जाती है। इसी के साथ मेलॉक्सिकैम आता है। मेलॉक्सिकैम बकरियों में यूज़ करना है या नहीं करना है, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल ये सॉल्ट है मार्केट में। जब भी जाएंगे आप बुखार के लिए तो आपको यही सबसे पहले उठा के दिया जाएगा। लेकिन गोट में ये कितना काम करता है इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है, तो ये गोट में कम काम करता है। इसी तरीके से आइबुप्रोफेन है और नेमोस्लाइड है, एनाल्जिन है, ऐसे ही कई सारी और भी दवाइयाँ हैं। तो इन्हें किस डोज़ में देना है, कैसे देना है, ये थोड़ा सा डिटेल की ज़रूरत है जो इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। तो ये मेडिसिन फ़ीवर के लिए और पेन के लिए हमें ये सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। दूसरे आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन है, बहुत ही कॉमन एक एंटीबायोटिक है जो कि एनिमल में और ह्यूमन दोनों में यूज़ होती है। सेफोपेराजोन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन एनिमल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैसे हैं, जैसे साल्मोनेला का है, ई. कोलाई का है, ख़ास तौर से बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ई. कोलाई का इन्फेक्शन आता है, तो लीवोफ्लॉक्सासिन उसमें अक्सर काम करती है। इसके साथ साथ हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, साल्मोनेला है, पास्चुरेला है, तो ये वाले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन गोट्स में बहुत कॉमन होता है और इन्हें ट्रीट करने के लिए हमें यही वाली एंटीबायोटिक या और भी बहुत सी एंटीबायोटिक हैं इसके अलावा भी, तो वो दी जाती हैं प्रॉपर डोज पे और प्रॉपरली उन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है। कितने दिन देनी है दवाई, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हमें डिसाइड करना होता है एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आते हैं वायरल बीमारियां। वायरल बीमारियों के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जैसे पीपीआर की कंडीशन है, एफएमडी की कंडीशन है ना, बीवीडी है, वायरल डायरिया है, या स्टोमेटाइटिस है, वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस है, ये सारी वायरल से होने वाली बीमारियां हैं जो कि बकरियों में होती हैं। गोट पॉक्स है, इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है ये काफ़ी हद तक एनिमल को सेव कर लेता है। जब एनिमल सेव हो जाता है और वायरल से उसकी इम्यूनिटी खुद ही लड़ती है। एंटीहिस्टामिनिक यूज़ करते हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स यूज़ करते हैं और इम्यून बूस्टर्स को यूज़ किया जाता है। तो इन्हें यूज़ करने के साथ साथ हम अपने एनिमल को काफ़ी हद तक सेव कर लेते हैं वायरल बीमारियों में भी। जो फार्मर बकरियां पालते हैं और बच्चों को पैदा करवाते हैं अपने फार्म के अंदर, उन्हें मेस्टाइटिस से जूझना पड़ता है। मतलब 50% से ज़्यादा केसेस में उनकी बकरियों में मेस्टाइटिस आ जाती है। तो मेस्टाइटिस ना सिर्फ दूध को ख़त्म करती है, अगर दूध कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा पिएगा नहीं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मेस्टाइटिस को कंट्रोल करना या उसके प्रिवेंट करना या उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि वो मेस्टाइटिस का इन्फेक्शन कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि वो बॉडी के अंदर भी फैल जाता है और एक सेप्टिक फैल जाता है, खून के अंदर जहर फैल जाता है, जिससे एनिमल की या गोट की डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। जैसे पहले एंटीबायोटिक बताई थी, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, सेफोपेराजोन है, ये उससे ऊपर से जैसे दी जाती हैं ऐसे ही उसके थनों में भी लगाई जाती हैं। तो थनों में लगाने का क्या तरीका है और कितनी डोज में लगानी है और साथ साथ उसके क्या ट्रीटमेंट करना है, ये भी उसको बचाने का या उस चीज़ को ठीक करने का अहम पॉइंट होता है। तो इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन्स एक और क्लास है जो कि बकरियों के लिए, खासकर गोट फार्म्स में जहाँ पे गोट्स हैं अवेलेबल, उन्हें ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर एक छठी क्लास आती है, वो आती है वॉर्म्स के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, या बॉडी के अंदर जो भी कीड़े हैं और एनिमल के ऊपर वो फीड कर रहे हैं उनके लिए क्लास आती है
इसके अंदर इन्हें डिवर्मर्स कहा जाता है या एंथलमेंटिक्स भी इन्हें कहते हैं। जैसे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, ऑक्सीक्लोजानाइड है, ट्राइक्लाबेंडाजोल, लीवामिसोल। इसी तरीके से और भी 10-12 दवाइयाँ हैं जो कि पेट के कीड़ों के लिए, लंग वर्म्स के लिए, लीवर वर्म्स के लिए, हार्ट वर्म्स के लिए, ब्लड वर्म्स के लिए, नेज़ल बॉट्स के लिए, हर एक के लिए वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और प्रॉपरली वो एनिमल को क्योंकि वर्म लोड क्या है, गोट के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डेथ नहीं करते हैं, यूजुअली डेथ नहीं होती है, लेकिन एनिमल की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मतलब अगर एनिमल 100 ग्राम वेट गेन करना है उसे एक दिन में, तो वो 20 ग्राम ही कर पाता है इन वर्म्स की वजह से, क्योंकि जो भी फीड जाएगा वो वर्म्स खा लेते हैं और ख़ुद को ग्रो करते रहते हैं, एनिमल ग्रो नहीं हो पाता है। हिमोंकस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्म है। हिमोंकस जो कि स्टमक में रहता है और खून चूसता रहता है, उसको हैंडल करना, उसे टैकल करना एक गोट फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो इन्हीं दवाइयों से हैंडल किया जाता है। फिर एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट का मतलब है जुएँ हैं, चीचड़ है और टिक्स हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो एनिमल को अनॉय करती हैं, बीमारियां फैलाती हैं। तो उन्हें हैंडल करने के लिए एक्सटर्नल कुछ एक्टोपैरासिटिसाइड्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक पायरोथ्रोइड्स हैं, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन वगैरह। आइवरमेक्टिन रहती है, आइवरमेक्टिन इस्तेमाल होती है। ये ऊपर से लगाई नहीं जाती है, ये इंजेक्ट की जाती है एनिमल के अंदर। एमिट्राज है, फिप्रोनिल है। तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। डायरिया, दस्त लगना बकरियों में, और कॉक्सीडियोसिस, ये एक अहम पॉइंट है। ये भी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी घटा देता है। जैसे वर्म्स होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, उनकी वजह से भी दस्त लगते हैं। और कई बार आप डिवर्मिंग प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन फिर भी दस्त आए दिन लगे रहते हैं कि 10-12 दिन में एक बार दस्त हो जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। तो वहाँ पर कॉक्सीडियोसिस की शिकायत बहुत आम रहती है। और ख़ास करके जो नए बच्चे होते हैं, जो मान लीजिए 3-4 महीने के होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। वैक्सीनेशन फेलियर भी हो जाता है कई बार इसकी वजह से, क्योंकि एनिमल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए मोनेंसिन, सल्फाडिमिडीन, सल्फाक्विनोक्सिलोन, डिक्लाजुरिल, ये सब दवाइयाँ आती हैं, ये मिलती हैं। इन्हें अगर इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें हैंडल किया जा सकता है, मतलब बहुत हद तक सॉल्व प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी मेडिसिन है। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन्स आती हैं, जैसे जो फीड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर हैं, वाइटामिन्स हैं, डाइजेस्टिव पाउडर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं। तो वो भी यूज़ किए जाते हैं आपके। लेकिन ये जो मेडिसिन्स बताई गई हैं ये ख़ास तौर से ट्रीटमेंट के लिए हैं, जब आपकी बकरी बीमार हो जाएगी तब के लिए हैं। प्रिवेंशन के लिए तो आप चीज़ें करते ही हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन उसे देते हैं, टाइम से डिवर्मिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी गोट फार्मिंग को एक प्रॉपर वे में लेके जाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो मेडिसिन्स की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, और थोड़ा बहुत उन्हें एडमिनिस्टर करना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए, और उसकी डोज़ प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। आप बार बार अगर किसी को बुलाएंगे उसे ट्रीट करने के लिए, यकीनन जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए आपको वेटनेरियन को या जो भी पैरावेट्स वगैरह होते हैं उन्हें बुलाना पड़ता है, बुलाना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपने एनिमल को वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं ये। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर, और इस कोर्स को, गोट मेडिसिन का ये कोर्स है, आप उसे मतलब देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसका। और भी कोर्सेज़ हैं वहाँ पर हमारी ऐप पर, एली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप इसका नाम है। थैंक यू।